हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर टीचिंग की वीडियोस की इस पहली कड़ी में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। अगले दिनों में हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्री लेवल से लेकर एडवांस लेवल्स तक हम चलेंगे। जितने भी टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के वो सारे कवर करेंगे। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट पर्पजेस के लिए आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुंचने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो हमें देखने चाहिए, शुरुआती बातें। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश को जब हम लिखते हैं तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट होती है। अब आप सोचेंगे बहुत छोटी बात है, तो मैं बिल्कुल छोटे से शुरुआत करके आपको बिल्कुल जो भी ज़रूरी है वहाँ तक ले जाऊँगा। तो देखिए, जो इंग्लिश की स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट में एक अल्फ़ाबेट होता है जिसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि नहीं साहब, इंग्लिश में तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है और इसको वो रूटीन में चलाते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। वो कहते हैं ABCD ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। ध्यान रखना, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेट एक ही है, उसमें 26 लेटर्स हैं। जो A से Z तक आपने जो ABCD सीखी वो आपकी इंग्लिश की वर्णमाला थी, अल्फ़ाबेट था, और उसमें 26 लेटर्स थे। उन 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स हैं, A E I O U, और इन 5 वोवल्स के अलावा जो बच गए पीछे 21, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 5 वोवल्स हुए, 21 कॉन्सोनेंट्स में, टोटल 26 लेटर्स में, एक अल्फ़ाबेट हुआ इंग्लिश का जो कि रोमन स्क्रिप्ट का है। अब जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं, जब उनका एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे PEN, 3 लेटर्स PEN, इनके मिलने से पेन एक वर्ड बना। तो वर्ड कब बनता है? जब लेटर्स आपस में मिलते हैं। हम सिंपली क्या कह सकते हैं? अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। मतलब वर्ड जो होगा वो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन साथ में वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अगर मैं यूं कह दूं EPN और उसका कोई अर्थ न निकल रहा हो तो फिर ये वर्ड नहीं है। कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि लेटर्स का है, जब वो मीनिंगफुल होता है, जब उसमें कुछ सेंस निकलता है, तभी आप उसे एक वर्ड कहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो सेंस हमें समझ आ रहा हो सकता है वो वर्ड हमारे लिए नया हो, किसी न किसी अर्थ का हो, तो वो वर्ड है। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन लेटर्स का जो अर्थ देता है वो वर्ड होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल लेटर भी वर्ड का काम करता है। जैसे जब मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, तो आई एक अकेला लेटर है, लेकिन यहां पर पूरा एक वर्ड का काम कर रहा है। तो फिर जरूरी चीज क्या हुई कि कॉम्बिनेशन और मीनिंगफुल होना, इन दोनों में मीनिंगफुल होना ज्यादा जरूरी है। कॉम्बिनेशन तो नहीं भी होगा तो चलेगा, एक अकेला लेटर पूरा वर्ड का काम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लेटर भी फुल मीनिंग देना लगे, पूरा अर्थ देना लगे, डेफिनेट सेंस देने लगे, तो फिर वो वर्ड हो जाएगा। आई एम ए टीचर, इसमें 2 ऐसे लेटर्स हैं जो फुल वर्ड्स का काम कर रहे हैं, आई और ए। तो ये तो बात हुई लेटर की और लेटर से बनने वाले वर्ड की। फिर हम बात करते हैं कि वर्ड्स के टाइप्स होते हैं क्या, हम उस पर चलते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, वर्ड्स के टाइप्स होते हैं। वर्ड के जो टाइप्स हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, वो वर्ड्स के टाइप्स हैं। देखिए, सबको पता है कि वर्ड्स जो होते हैं, अगर हमें एक साथ बहुत सारे वर्ड्स देखने हो और ये उन वर्ड्स का अर्थ भी समझना हो, उन वर्ड्स का यूज भी देखना हो, तो कौन सी बुक होगी जिसमें वो सब कुछ मिलेगा? तो वो बुक होती है डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी। अब जब इंग्लिश की आप डिक्शनरी देखोगे तो आप उसमें लाखों वर्ड्स पाएंगे। उनमें से 3-3,500 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव वोकेबलरी है। जितनी यदि आप सीख लेते हैं तो आपका जनरल जो काम है पूरी दुनिया भर में चल सकता है। लिखने का और बोलने का, पढ़ने का, सुनने का सारा काम आप अच्छे से कर पाएंगे अगर वो एक्टिव वोकेबलरी आप सीख लेते हैं। तो मैं आपको चलते चलते साथ में बता भी दूं कि जो इंग्लिश की जो 3000 या 3500 वर्ड्स की मैं एक्टिव वोकेबलरी की बात कर रहा हूँ, ये आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी में और बाकी डिक्शनरीज में बाकायदा एक सेपरेट लिस्ट के रूप में ये पूरी वोकेबलरी आपको मिलती है। तो जो मैं एक्टिव वोकेबलरी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जनरली आप इतने वर्ड्स के सारे से अपना काम निकालते हैं। लेकिन जब आप टेक्निकली कुछ सीखना है, आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड का, जैसे मान लीजिए आप लॉयर हैं तो आपको लीगल टर्म्स एक्स्ट्रा सीखनी होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको मेडिकल टर्म्स सीखनी होती है। मतलब वो प्रोफेशनल वोकेबलरी फिर अलग से आप में
आ जाती है। जो आपने जनरल वोकेबलरी सीखी और जो प्रोफेशनल वोकेबलरी दोनों मिलकर फिर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी आपका फील्ड है, जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आप उसमें चल सकते हैं। तो चलिए वोकेबलरी पर हम सेपरेट बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जो वर्ड होता है उस वर्ड के कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि डिक्शनरी में हम जाते हैं और वो जो लाखों वर्ड्स हैं उनमें से हर एक वर्ड जब डिक्शनरी में आता है तो वहां पर एक टर्म आती है, एक वर्ड आता है एंट्री। उस वर्ड को वहां पर बोला जाता है एंट्री। उस एंट्री को लिखने के बाद, मतलब उस वर्ड को लिखने के बाद उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि इसका अर्थ यह है, इसका प्रोनाउंसिएशन यह है, इसका देखिए यूज इस तरीके से सेंटेंस में हो रहा है, वो सब कुछ उस डिक्शनरी में लिखा होता है। लेकिन सबसे पहली बात जो उस वर्ड के ऊपर कहीं पर आपको मिलती है वो होती है कि ये नाउन है या ये वर्ब है या ये एडजेक्टिव है, ये क्या है। डिक्शनरी की स्टार्टिंग जो होती है उसमें आपको एक पूरी एब्रीविएशंस की लिस्ट मिलती है कि हो सकता है कि उस डिक्शनरी में नाउन को केवल एन लिखा है, प्रोनाउन को पीएन लिखा है, एडजेक्टिव को एडीवी लिखा है, एडजेक्टिव को एडीजे लिखा है, एडवर्ब को एडीवी लिखा है, वर्ब को केवल वी लिखा है, या वी भी लिखते हैं, वी और बी, वी बी ऐसा भी हो सकता है। वो जो एब्रीविएशंस होते हैं उनको देखकर जब हम डिक्शनरी के आगे के पेजेस पे, बाद के पेजेस पे चलते हैं, वहां पर हमें कोई वर्ड मिलता है तो उस एंट्री को देखकर, वर्ड मतलब वो जो एंट्री है उसको देखकर हम समझते हैं कि अच्छा ये नाउन है। देखिए डिक्शनरी को कैसे देखना है इस पर हम अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी का मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन हम अभी स्टार्टिंग में हैं और बिल्कुल छोटी छोटी बातें ही करते हुए चलें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लेटर के बारे में, लेटर के बाद अपन आए वर्ड पर। अब देखो लेटर जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा लेटर तो पत्र होता है जो हम लेटर लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा केवल वही लेटर नहीं होता है। लेटर का एक मतलब ये अक्षर भी होता है, लेटर का मतलब पत्र भी होता है, और लेटर का मतलब ज्ञान भी होता है। आपने कभी मैन ऑफ लेटर्स सुना होगा, जो विद्वान व्यक्ति होता है उसे हम मैन ऑफ लेटर्स भी कहते हैं। तो चलिए हम वापस वर्ड पर आ जाते हैं। वर्ड के टाइप्स होते हैं, वर्ड के टाइप्स होते हैं और डिक्शनरी में सारे वर्ड्स पाए जाते हैं। और वर्ड्स के टाइप्स होते कितने हैं और उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो वर्ड के टाइप्स होते हैं 8। 8 टाइप कौन से हैं? टोटल टाइप्स 8 हैं, वो कौन से हैं? 8 टाइप्स ऑफ जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? मैं बोलता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8वां, मैंने 7 बोले पहले, उसके बाद 8वां इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आएगा नाउन। सबसे ज्यादा है नाउन, और नाउन जो है ये ओपन कैटेगरी है। कैसे ओपन कैटेगरी है? नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं। इस नाउन की कैटेगरी के जो नए वर्ड्स हैं वो बनते ही रहते हैं, क्योंकि दुनिया में नई नई चीजें बनती रहती है। हम नाउन की जब डिटेल में चलेंगे तब आप समझोगे, और वैसे इतना तो आप जानते ही हो कि नाउन का मतलब नाम होता है, और नाम तो जब कोई चीज बनेगी तो उसका नाम रखा जाएगा। फिर अगर हम दूसरा सीखें तो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह आते हैं। इनकी भी हमें डिटेल में चलना है, इनकी हम अच्छे से डिटेल सीखेंगे। प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह आते हैं। प्रोनाउन, फॉर ए नाउन, ये नाउन की जगह लेते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था जैसे कि एडजेक्टिव। उसके बाद आप देखें वर्ब और एडवर्ब, ये हमें सारे सीखने हैं। जब सबको लिखें तो एक जैसा लिख दें, या तो सिंगुलर में तो प्लूरल। तो आप देखें नाउन्स हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ये हमें देखने हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये डिक्शनरी में हमें इसी तरह से मिलते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म होता है, वो उस एंट्री के ऊपर लिखा होता है। अब चलिए ये तो हम डिटेल देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी हम ये मान लें कि ये वर्ड्स हैं, लेटर से वर्ड्स बन गए। अब वर्ड्स जो होंगे उनसे बनेगा सेंटेंस। तो जैसे मीनिंगफुल लेटर जो कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, उससे वर्ड बनता है, बस वही चीज यहां आ जाएगी। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होगा उससे सेंटेंस बन जाएगा। मीनिंगफुल होना चाहिए कॉम्बिनेशन वर्ड्स का, और लेटर्स का भी मीनिंगफुल था। जब लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले हमने क्या बात की? लेटर। सबसे छोटा कौन? लेटर। लेटर से क्या बना? वर्ड। और अब वर्ड से क्या बन जाएगा? सेंटेंस। लेकिन ये
एक लेटर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अभी जैसा कि हमने देखा, उससे वर्ड बनता है, जब वो फुल मीनिंग देता है तब वो वर्ड होता है। तो ऐसा यहाँ पर भी होगा, वर्ड के मामले में भी। वर्ड से आप सेंटेंस जब बनाते हैं तब ये भी हो सकता है कि पूरा एक कॉम्बिनेशन हो, मतलब एक एक कलेक्शन हो, बहुत सारे वर्ड्स हो। और ये भी हो सकता है ग्रुप हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिंगल वर्ड हो। सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस निकल बन जाएगा अगर वो पूरा अर्थ दे रहा है तो। हम इस पर भी बात करेंगे कि सिंगल से किस तरीके से होता है। जैसे कई बार होता है ना, स्टॉप, किसी के लिए आप कहते हैं स्टॉप, तो जब उसको स्टॉप कह रहे हैं तो अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। किसको आप कहते हैं थैंक्स, जब आपने कहा थैंक्स तो पूरा अर्थ दे रहा है, तो वो अपने आप में पूरा सेंटेंस हो गया। जरूरी नहीं कि थैंक यू ऐसे दो वर्ड्स आएंगे, या फिर आई थैंक यू या वी थैंक यू, ऐसा जरूरी नहीं, केवल थैंक्स भी कहा जा सकता है। ऐसी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप सिंगल सिंगल जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में पूरा सेंटेंस का काम कर जाते हैं। तो सिंगल लेटर पूरे वर्ड का काम कर जाता है और सिंगल वर्ड पूरे सेंटेंस का काम कर सकता है। इसको हम आगे चलकर, ये तो हमारी पहली क्लास है, आगे चलकर हम ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ इन चीज़ों को खूब अच्छे से देखेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि लेटर 26 लेटर्स हैं। उन लेटर्स को आप जब कंबाइन करते हैं तब वर्ड्स बनते हैं, और वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वर्ड्स के आपस में कंबाइन होने से सेंटेंस बनता है। लेकिन सेंटेंस में एक और खास चीज जो लेटर्स के मामले में भी था, वर्ड वाले मैटर में भी था, और यहाँ भी होगा, ऑर्डर, क्रम। जब सही क्रम होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, या बता दूं आपको कि PEN पेन, इसका क्रम है, P पहले आया, फिर E आया, फिर N आया। अगर मैं इसको EPN कह दूं तो क्रम बदल दिया। जैसे ही मैंने उनका क्रम बदला तो फिर वो अर्थ नहीं दे रहा। तो वैसे ही वर्ड्स जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक कॉम्बिनेशन में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो उस ग्रुप का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। उस ऑर्डर को ही हम सेंटेंस कह पाएंगे, क्योंकि जब वो प्रॉपर ऑर्डर में होगा तभी वो अर्थ देगा। तो हमें वर्ड ऑर्डर भी सीखना है। एक सेंटेंस में जो वर्ड ऑर्डर होता है वो हमें सीखना है, और अलग अलग टाइप्स के जब हम सेंटेंसेस सीखेंगे तब वहाँ ये सीखेंगे हम कि इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ड ऑर्डर, क्योंकि वर्ड ऑर्डर के बिना वो पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस नहीं बनेगा। अभी मैं आपको एडवांस में बता दूं थोड़ा सा कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी होती है, वो सब्जेक्ट के बाद आती है जब वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। तो कुछ टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ या ऐसे बोल रहा हूँ जो हो सकता है अभी आपको मैंने क्लियर नहीं करी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत बातें आपको पहले से पता है। तो जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। जब इंटरोगेटिव में आती है तो ऑक्सिलरी पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में आ जाती है। तो पहले आ जाने से क्या हुआ, वर्ड ऑर्डर बदला ना, और वर्ड ऑर्डर बदलते ही वो क्वेश्चन बन गया। तो वर्ड ऑर्डर पर भी हमें बात करनी है, वर्ड पर भी बात करनी है, वर्ब के टाइप्स पर भी बात करनी है, और फिर सेंटेंस के टाइप्स पर भी बात करनी है। तो अभी मैं आपको जल्दी से वापस बता दूं कि लेटर्स 26 हैं। उन लेटर्स में वोवल्स भी और कॉन्सोनेंट्स भी हैं। जैसे हिंदी में स्वर है और व्यंजन है, वैसे यहाँ पर भी वोवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको जब हम लेटर्स को जब मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब सेंटेंस बनते हैं। लेकिन कंबाइन करे बिना एक अकेला लेटर वर्ड बन सकता है और एक अकेला वर्ड सेंटेंस बन सकता है। वर्ड के ये सारे टाइप्स हैं जिनकी हमें अगले दिनों में डिटेल स्टडी करनी है। अब बात आती है, इनकी हम करेंगे डिटेल स्टडी, आज नहीं करें लेकिन इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज तो हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं। फिर बात आती है कि क्या सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सेंटेंस के हमें टाइप्स भी सीखना है, और जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि वर्ड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए सेंटेंस का। तो वर्ड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पर एक नया वर्ड दे रहा हूँ आपको, एक नई टर्म दे रहा हूँ, एलिमेंट। सेंटेंस में एलिमेंट होता है, सब्जेक्ट एलिमेंट, वर्ब एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमें सीखने पड़ेंगे, कि बहुत आसान है, ये सब इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ही आसान है। मतलब इंग्लिश इज रियली वेरी इजी। आप इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि इंग्लिश सीखने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ध्यान से सारी बातें सुनी, जो अगले दिनों में मैं आपको लगातार वीडियोस के द्वारा बताऊंगा, अगर आपने उनको अच्छे से देखा तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर की हमें बात करनी है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करनी है। वर्ड ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, सेंटेंस की संरचना क्या होगी, पहले कौन आएगा, किस टाइप के सेंटेंस में पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, क्या क्या ये एलिमेंट्स हैं। आमतौर पर हम कह देते हैं ना कि, कह देते हैं कि साहब की सब्जेक्ट के बारे में सिंपली इतना बता दिया जाता है कि सब्जेक्ट नहीं करता बस, या फिर उसकी परिभाषा में बताई जाती है कि सब्जेक्ट नहीं करता, करता वह शब्द होता है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट ही नहीं करता ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत ये है कि भले हम हिंदी ना जाने, हम इतना ही जान लें कि सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इसके अलावा हमें समझना होगा कि क्या वो केवल एक वर्ड का ही होता है, ये हमें देखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें इस तरह की डेफिनेशंस में नहीं जाना जिसमें ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट वह शब्द होता है या फिर कर्ता वह शब्द होता है। नहीं, हमें ये देखना है कि वो एक वर्ड नहीं होता है, बल्कि एक पूरा एलिमेंट होता है जिसमें एक या ज़्यादा कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं सेंटेंस के
एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, सेंटेंस के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स में आएगा सब्जेक्ट। आना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हर बार आएगा, ऑक्सिलरी भी तो आती है, पर हमारे सीखने के लिए मैं सबसे पहले इसमें ले रहा हूँ सब्जेक्ट। एलिमेंट्स ऑफ ए सब सेंटेंस में मैं ले रहा हूँ सब्जेक्ट को। तो अब मुद्दे की बात कि सब सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट आप हिंदी जाने ना जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जानना होगा ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वह वर्ड या वे वर्ड्स होते हैं, और सही से नाम लूँ तो वह एलिमेंट होता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि आई एम ए टीचर, अभी एक वर्ड है आई, ये सब्जेक्ट है। क्यों है? अभी मैं क्या कह रहा था आपसे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह एलिमेंट होता है जो एक वर्ड का या ज़्यादा वर्ड्स का हो सकता है, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो यहाँ इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया है? इस सेंटेंस में जो कुछ भी कहा गया है वो आई के बारे में कहा गया है। अब यह आई प्रोनाउन है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आगे की क्लासेस में धीरे धीरे आने वाली हैं, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर मैं कह दूं आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर आई यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर यहाँ तो हमें लग रहा है कि आई सब्जेक्ट है क्योंकि आई यहाँ पर कोई काम कर रहा है, और हमने ये सीखा हुआ है कि सब्जेक्ट नहीं करता होता है, और करता वह शब्द होता है जिससे किसी वाक्य में कोई कार्य कर रहा होता है, ये वगैरह वगैरह इस तरह की, या ये जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है, जो कार्य करता है। हालांकि चलिए उन सब बातों में हम न जाएं। अब उसके द्वारा किसी कार्य का किया जाना है ना, हमें पता चलता है कि इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है या किया गया था या किया जाएगा। ये सब इस तरह की डेफिनेशंस में, इस तरह के परिचयों में जब आप जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। सिंपल बात है कि आपको केवल एक बात नहीं सीखनी है कि साहब किसी काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये आधा सच है, आधे से भी कम सच है। सच है पर पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि सब्जेक्ट वह वर्ड या वे वर्ड्स होते हैं या वह एलिमेंट होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। ये सबसे बड़ा सच है। फिर इससे निकल कर एक दो बातें और आएगी, उन पर भी, इससे निकल कर जो बातें आएंगी उन पर भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई सब्जेक्ट है, क्योंकि आई के बारे में कुछ कहा गया है। यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है? यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी आई के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है। ये तो हो गया पहला परिचय। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो कोई काम भी कर रहा है, या वो कोई काम करेगा, या फिर उसने कोई काम किया था, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी वो सब्जेक्ट होगा। अब मुद्दा ये है कि मैंने क्यों कहा कि हमेशा वो काम करने वाला होना जरूरी नहीं है। ये चीज़ें आपको कुछ, ये पॉइंट जो है आपको कुछ समय बाद तब समझ में आएगा जब अपन वॉइस पढ़ेंगे। तब आप पाओगे कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट वो होता है जिसके प्रति काम किया जाता है। तो अगर हम एक रट्टा मार कर बैठ जाएं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो फिर वहां पर पैसिव में क्या होगा? पैसिव में फिर उलट पुलट जाएंगे हम, या फिर झूठ बोलना पड़ेगा। कई बार वहां पर टीचर्स को इस तरह से करना पड़ जाता है, सॉरी फॉर देम। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि वहां पर वो सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, वहां पर वो उसका काम उसके द्वारा किया जाना जरूरी नहीं है, काम किसी और के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप मेरे बारे में कह सकते हो, आप में से कोई कह सकता है आई एम टॉट बाई यू, आप मुझे पढ़ाते हो, मुझे आपके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है ना, लेकिन ये काम करने वाला कहाँ है? काम करने वाला तो यहाँ पर ये यू है, तो फिर आई सब्जेक्ट क्यों है? आई फिर भी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि एबी में और पीवी में यही फर्क है। एबी मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। एबी में डूअर सब्जेक्ट होता है और पीवी में रिसीवर सब्जेक्ट होता है। डूअर मतलब काम को करने वाला, रिसीवर मतलब काम के असर को लेने वाला या जिसके ऊपर काम का असर जाता है। तो यहाँ पर आई पर काम का असर जा रहा है, रिसीवर है वो, फिर भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर आई काम करने वाला है, डूअर है, फिर भी सब्जेक्ट है। इसका मतलब एबी में डूअर सब्जेक्ट होता है, पीवी में रिसीवर सब्जेक्ट होता है। ये हमें सीखना है। इसके अलावा इस तरह का जो सेंटेंस होता है जिसके अपन पीवी नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते इसकी पीवी, ये भी बताता हूँ। ये केवल एबी में ही रहता है, या फिर हम एबी पीवी की दृष्टि से देखते नहीं है। इसका एक सीधा सा कारण है कि इसमें असल में किसी काम का होना पाया ही नहीं जा रहा है, इसमें केवल किसी का होना पाया जा रहा है कि बस कोई है, कोई कुछ है, या कोई कैसा है,
बस केवल ऐसी ही बात करते हैं इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको सर ये टीचर है ना, ये क्या है, तो मैं इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट के बारे में आपको 3 चीज़ें जानने की जरूरी होती है। सब्जेक्ट वो होता है, सबसे बड़ा परिचय तो ये है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यहाँ आई के बारे में कुछ कहा गया, यहाँ भी आई के बारे में कुछ कहा गया, यहाँ भी आई के बारे में कुछ कहा गया। तो जो पहला परिचय है सब्जेक्ट का, मैं परिभाषा क्यों नहीं बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि परिभाषाओं की तरह इनको रटने से बेनिफिट नहीं होता, हमें उनका परिचय पता होना चाहिए, उनका महत्व पता होना चाहिए। तो ठीक है, आई के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि आई काम करने वाला है, तो चलिए ये भी उसकी बात ठीक है। और एवी में जो काम करने वाला होता है, जो डूअर होता है, वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर पीवी है तो पीवी में भी आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, क्यों है, क्योंकि ये रिसीवर है। अब ये मत सोचना कि मैंने इसका एवी पीवी कुछ बनाया है, क्योंकि आदत पड़ी हुई होती है ना, हमने जैसे ही कहीं एवी के सेंटेंस को देखा फिर हम उसके पास पीवी के सेंटेंस को देखते हैं, और हमें आदत ये रहती है कि अच्छा ये इसका एवी है, ये इसका पीवी है, ये इसका पीवी है, ये इसका एवी है, और बस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ये मैंने 2 अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं। आप ये नहीं सोचेंगे ये इसका पीवी कैसे हुआ, मैंने उसका पीवी नहीं बनाया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये उसका आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की बात हम बात करते हैं कि सब ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हिंदी तो वैसे भी आप जानते होंगे, हिंदी नहीं बताया करूंगा मैं आपको, या बता भी दूंगा तो उस पर जोर नहीं दिया करूंगा, क्योंकि केवल हिंदी जानने से आप सब कुछ नहीं जान जाते। हिंदी तो आप अलग से हिंदी की जो क्लास होती है उसी में जान सकते हैं, लेकिन आप जब इंग्लिश सीख रहे हैं उस समय आपको बस उसका परिचय, उसका महत्व, उसका उपयोग आप ये जानिए, बजाय उसकी परिभाषा के या उसकी हिंदी के। परिचय, उपयोग, महत्व कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, उसके होने न होने से क्या फर्क पड़ता है, उसका कब होना होता है, कब नहीं होना होता है, वो सब हमें देखना है। चलिए हम आते हैं, बात ऑब्जेक्ट की करते हैं। आई एम टीचिंग यू, हम इस रियल सेंस में भी ले लें। अभी आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो कुछ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं हूँ काम को करने वाला, आपके ऊपर काम का असर जा रहा है। किस दृष्टि से, एवी की दृष्टि से देखें तो, एवी मतलब एक्टिव वॉइस के हिसाब से देखें तो काम को करने वाला कौन हुआ, आई। काम का असर किस पे जा रहा है, यू पर। एवी के हिसाब से अगर अपन देखें तो काम का असर जिस पर जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब आपने देखा ना, एवी में काम का असर जिस पे जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पीवी में काम का असर जिस पे जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। आप में से कुछ लोगों ने, जिन्होंने पहले ग्रामर पढ़ रखी होगी, उन्हें बात समझ में भी आ रही होगी कि अच्छा इसीलिए हम एवी के ऑब्जेक्ट को पीवी में सब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना एवी का, ये आपस में इन दोनों सेंटेंसेस का रिश्ता नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाली बात तो आपको याद आ रही होगी। ये आपस में उनका इनका कोई रिलेशन है। आप ये नहीं सोचेंगे यू का आई कैसे हो गया, ये मैंने बनाया ही नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है वो जानबूझकर इस तरह का दिया है कि आप ये समझो कि हमें केवल एवी पीवी देखना है, ये नहीं देखना है कि एक से दूसरे में भी कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि देखिए हमेशा ही, जो आपने 8वीं 10वीं 12वीं की कोई पढ़ाई करी होगी, कभी आपके कोर्स में इंग्लिश ग्रामर रही होगी, तो वहाँ पर पीवी पैसिव वॉइस का टॉपिक रहा होगा, तो आपने कैसे सीखा होगा, रूटीन में जैसे लोग करते हैं। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आपने तो अलग तरह से देखा होगा, लेकिन रूटीन में ये होता है कि पैसिव के टॉपिक को अलग से सेपरेटली पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। कोई पूछ ले पैसिव क्या काम आता है, सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब केवल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए पैसिव थोड़ी होता है, एग्जाम नहीं होता तो, क्वेश्चन नहीं आते तो। इसलिए ध्यान रखिए, हमें ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, केवल उसको सोचते रहने से हम सीख नहीं पाएंगे। हम देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइप से आते हैं। जैसे एकेडमिक एग्जाम्स में क्या होता था, आपने पीवी का क्वेश्चन देखा तो ऊपर लिखा होता था कि नीचे दिए गए एवी सेंटेंसेस को पीवी में चेंज करो, आप उसको एवी से पीवी में चेंज कर देते। लेकिन ये भी तो हो सकता है, और होता है कंपटीशन एग्जाम्स में आप जाते हैं तब होता है एवी से पीवी बनाओ, पीवी से एवी बनाओ। यूं नहीं कहते कि एवी से पीवी बनाओ, यूं कहते हैं वॉइस चेंज करो। अब एवी में है या पीवी में है वो आपको पहले सीखना है, पहचानना है, फिर उसका उल्टा करना है। डिस्क्रिप्टिव में नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो दे देंगे ना कि नीचे दिए गए में से कौन सा विकल्प सही है जिसमें वॉइस चेंज करेक्ट तरीके से हुई है। इसलिए अपने को समझना है इस बात को। आपके करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ऐसा कहीं नहीं होता कि नीचे दिए गया टॉपिक कौन सा है, बस एरर है क्या, हो सकता है वहाँ एवी का या पीवी का एरर हो। तो जो एकेडमिक हमारा जो सिस्टम है पढ़ाई का, जो हमारे पेपर्स का, उससे बिल्कुल हटकर अलग तरह का काम हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में करना होता है। ऐसा नहीं कि ग्रामर बदल जाती है, ग्रामर नहीं बदलती है। ऐसा भी नहीं कि कुछ रूल्स नए आ जाते हैं, रूल्स में नहीं आते, उनकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, उनका अनुप्रयोग बदल जाता है, और प्रश्न पूछने का तरीका, सीखने सिखाने का नज़रिया, वो सब बदलता है। और उन्हीं बदले हुए तरीकों के हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। और एक और बात, आप में से जो लोग एकेडमिक एग्जाम्स देने वाले हैं उन्हें भी अभी से यही चीज़ें इसी तरह से सीखनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उन्हें ध्यान में रहे कि हाँ, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एवी आए और फिर पीवी बनाना हो सकता है पीवी आए और एवी बनाना हो सकता है एवी पीवी लिखा ही नहीं हो और एरर ढूंढना हो। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्स के पर्पज से आपके लिए काम आएगी।
तो आपने सब्जेक्ट देखा, आपने ऑब्जेक्ट देखा। अब मैं एक बार के लिए इस नीचे पीवी वाला जो सेंटेंस है ना, इसको मिटा देता हूँ। एक बार के लिए मिटा रहा हूँ मैं, इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि आपका इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाए। अब आप इन दो ही सेंटेंसेस पर अपना ध्यान रखिए। देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो वर्ड है टीचिंग, ये क्या है? टीचिंग जो है ना, ये वर्ब है। जब कहीं पर कोई काम हुआ या हो रहा है या होगा, जो कुछ भी एक्शन है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें वर्ड चाहिए, और वो वर्ड होता है वर्ब। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 8 बताए थे, जो डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स हैं, उनमें से बहुत सारे वर्ब्स हैं। ध्यान रखिए, वर्ब्स और नाउन्स यही सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो नाउन्स, उसके बाद वर्ब्स का ही नंबर आता है। टीच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पढ़ाना, जो कि मैं भी काम कर रहा हूँ। इसमें आईएनजी लगी है तभी टीचिंग बनी है। ये कंटिन्यूअस टेंस के लिए आती है। अब जो मैंने टेंस का नाम ले लिया तो आप सोचेंगे अब टेंस पढ़ा दें सर फटाफट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने नाम लिया है, मुझे पता है कि मैंने आज ही शुरू किया है, अगले दिनों में ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा एक एक करके। देखिएगा, एक बात को दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि तसल्ली से एक एक स्टेप हम चलने वाले हैं। हम जो पहले जानते हैं उससे नहीं जानते हैं उसकी तरफ जाएंगे। जो आपका तरीका है उस तरीके से हम नए तरीकों की तरफ जाएंगे, तो आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए, टीच, टीच पढ़ाना, आईएनजी लग गया। टीचिंग ये एक वर्ब हो गई। ये एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मुद्दा ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ब क्या होती है या मैन वर्ब क्या होती है, इसको मैन वर्ब भी कहते हैं, कि मैन वर्ब क्या होती है, जैसा मैन वर्ब तो मुख्य क्रिया होती है। फिर पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कि सहायक क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, केवल ये जानना पर्याप्त नहीं है। इंग्लिश की क्लासेस में सबसे बड़ा जो संकट है वो यही है कि स्टूडेंट को बस एक ही देता है दिमाग में कि हमें तो बस हिंदी बता दो, फिर हम समझ जाएंगे, फिर हमें आगे कुछ बताओ मत बोले, हम खुश प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमने जानी या नहीं जानी, मैं हिंदी की कक्षा में हिंदी जानने से मना नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश की क्लास में अगर आपने हिंदी नहीं जानी और वो टर्म आपने इंग्लिश में ही जान ली और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लिया, और मैंने 2-3 वर्ड्स बोले थे, महत्व, उपयोग, परिचय, अगर आपने वो जान लिया तो फिर आप हिंदी मत जानिएगा भले। तो यहाँ पर इसका जो परिचय है वो ये है कि मैन वर्ब वह वर्ड है, या ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं वर्ब एलिमेंट में, जो कि किसी काम के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी ये काम हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो काम क्या हो रहा है, टीच करने का। तो उस काम का पता किससे चल रहा है, टीच से पता चल रहा है। टीच वह वर्ड है, ये वर्ब वह वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, या क्या काम होगा, या क्या काम हुआ था। अब आईएनजी लगना ये अलग मुद्दा हो गया। आईएनजी इसलिए लगा क्योंकि कंटिन्यूस में हमें ये बात बतानी है कि काम के जारी रहने के बारे में हमें बात करनी है। जब वर्ब में आईएनजी जुड़ता है तो काम के कंटिन्यू या प्रोग्रेस में होने के बारे में हमें पता चल जाता है। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ये आईएनजी फॉर्म है। इसी तरह से एक एसईएस फॉर्म होती है, जब अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे तब एसईएस फॉर्म भी आएगी। तो हम वर्ब्स की बात करेंगे। मैं आपको ये भी कह दूं कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश अच्छे से सीखनी है, तो मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में भी स्टूडेंट्स को पहले ही दिन बता देता हूँ, और आपको भी आज बता देता हूँ कि मेन वर्ब की फॉर्म्स अगर आपने लर्न नहीं करी, पहले तो मेन वर्ब लर्न करो, फिर उसकी फॉर्म्स लर्न करो। साथ में हो गया एक, जब आप वर्ब लर्न करते हैं तो उसको केवल फर्स्ट फॉर्म लर्न मत करो, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म देख लो उसके सारे। आईएनजी फॉर्म तो वैसे याद नहीं करनी है, आपको सीखना है कि वर्ब के पीछे आईएनजी जो जोड़ते हैं उसके रूल्स क्या हैं। एसईएस भी आपको याद नहीं करनी कोई फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब कभी जरूरत पड़े तो एस, ईएस या आईईएस, इन तीनों में से कोई एक लग सकता है। वो कब लगता है, उसके रूल्स क्या हैं, कौन सी वर्ब में क्या लगता है, कब नहीं लगता है, वो सब हम अगले दिनों में करेंगे। तो एक तो आईएनजी फॉर्म के लिए हम आईएनजी के रूल्स सीखेंगे, और एसईएस, आईएस के लिए वो भी रूल्स सीखेंगे। और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आप याद कर सकते हैं। और याद करने के लिए भी आपको, हमेशा से आपने पढ़ाई करी होगी तो आपके पास ऐसी कोई जरूर बुक होगी, या कभी आपके पास ऐसी कोई नोटबुक रही होगी जिसमें आपने कभी नोट किया होगा कि वर्ब्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्ब्स की कई तरह की कैटेगराइजेशन है, कई तरह की क्लासिफिकेशन है, वो अलग अलग आधार पर होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक आधार जिसमें वर्ब को रेगुलर या इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगाने से सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है, सेकंड भी बनती है, थर्ड भी बनती है, डी लगाने से या ईडी लगाने से, वो रेगुलर वर्ब्स हैं। जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगाने से नहीं बनती है वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। जब भी आप कोई ग्रामर बुक देखते हैं या कभी भी वर्ब्स की लिस्ट देखते हैं तो आप हमेशा यही पाते हैं कि उसमें ऊपर लिखा होता है आमतौर पर लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स ही क्यों होती है,
रेगुलर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो वर्ब्स रेगुलर है उनकी तो फर्स्ट फॉर्म याद कर लोगे तो सेकेंड और थर्ड आपको याद करना ही नहीं है, उसमें या तो डी लगेगा नहीं तो ईडी लगेगा। वो कैसे लगेगा हम अलग से उस पर बात करेंगे। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में कुछ अलग होता है। कैसे अलग क्यों होता है? क्योंकि वो वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हो सकता है तीनों फॉर्म्स एक जैसी हो सकता है तीनों फॉर्म्स अलग हों, जैसे गो, वेंट, गॉन, आपस में कोई रिलेशन नहीं, तीनों एक जैसी हो सकती है। कट, कट, कट। पहली और तीसरी एक जैसी हो सकती है, कम, कैम, कम। दूसरी और तीसरी एक जैसी हो सकती है, डी ईडी नहीं है, कुछ और है, जैसे ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। ऐसी भी वर्ब्स हो सकती हैं, ये मैं अलग अलग कैटेगरी का एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह की हो सकती है वर्ब जिसमें फर्स्ट फॉर्म में वोवल चेंज करके सेकंड फॉर्म बन रही है, जैसे स्विम, स्वैम। स्विम में एस डब्ल्यू आई एम है, स्वैम में एस डब्ल्यू ए एम है। और थर्ड कैसे बनेगी? जहां आई का ए हुआ वहां पर अब यू हो जाएगा, तो स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम। ऐसी बहुत सारी और वर्ब्स भी होंगी जिनकी अगले दिनों में मैं आपको डिटेल दूंगा। तो इस तरीके से अपने को इन वर्ब्स को याद करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हमने भले ही आज की क्लास की बात की शुरुआत सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, इनसे करी और थोड़ी सी पैसिव के बीच में बात करके उसको छोड़ा हमने, क्योंकि हमें एक बार एक्टिव की दृष्टि से इन चीज़ों को देखना है। पैसिव की बात भी हम करेंगे और जल्दी करेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम पैसिव को बहुत अलग से आगे ले जाके करेंगे। जब अपन टेंस का टॉपिक सीखेंगे तो टेंस में एक्टिव वॉइस का टेंस भी सीखेंगे और पैसिव वॉइस का टेंस भी सीखेंगे। या यूं कह दीजिए टेंस की दो वॉइस होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर ही दूं जो बात छिड़ी है। तो देखिए होता क्या है, जब अपन टेंस सीखते हैं ना उस समय हम ये नहीं कहते, या टीचर ये नहीं कहता आमतौर पर कि हम एक्टिव वॉइस सीख रहे हैं। उस समय क्या कहते हैं? अभी तो हम टेंस सीख रहे हैं, ठीक है। और उस समय बस वो टेंस सीख कर हम एक बार रुक जाते हैं, जहां पर हमने रुका, हमने अपने आप को रोक दिया, जहां हमने अपने टॉपिक को रोका वो असल में टेंस खत्म हो गया हमारे हिसाब से, लेकिन वो केवल एक्टिव वॉइस में खत्म हो गया। फिर क्या होता है, हम आगे चलकर एक नया टॉपिक लेते हैं, बीच में कई दूसरे टॉपिक्स डालकर कुछ भी पढ़ लिया, बीच में नाउन, एडजेक्टिव कुछ भी पढ़ लिया, चाहे तो नरेशन तक पढ़ लिया। बाद में जाकर हम एक टॉपिक करते हैं किसी दिन की, आओ आज हम पैसिव पढ़ते हैं। उस समय क्या कहते हैं? आओ आज हम एक्टिव पैसिव करते हैं। असल में उस समय हम फिर टेंस पढ़ने लग गए हैं और उस दिन हम टेंस पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस में। इसलिए इस बात को समझ जाइएगा कि असल में कहाँ पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को, पैसिव को अलग ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए। टेंस जब हम पढ़ रहे हैं तब साथ में निपटाना चाहिए उसे, और एक्टिव में और पैसिव में दोनों में साथ में पढ़ लेना चाहिए। एक्टिव से शुरू करो और पैसिव तक चले जाओ। एक्टिव को भी देख लो, पैसिव को भी देख लो, टेंस को पूरे को इस तरीके से एक साथ देख लो। क्योंकि टेंस की दो वॉइस होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। तो चलिए हम वर्ब की बात कर रहे थे। अब वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होगी, ध्यान रखिएगा। मैं भी टेंस के बारे में आपको बता रहा था और आपको रुचि भी रहेगी, क्योंकि जब आप सेंटेंस सीखोगे तो बिना टेंस के तो नहीं सीखोगे। अगले दिन में मैं आपको वैसे भी डिटेल में सब बताने वाला हूँ। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो टीचिंग है ना, टीच में जो आईएनजी लगने से, ये कंटिन्यूअस टेंस का हमें बहुत गर्व आ रहा है। इसका मतलब आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में। अगर आपको कोई पूछे कि टेंस क्या है, या आपको दिमाग में आ जाए कि यार टेंस होते क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, वर्ब फॉर्म्स ही टेंस हैं। जो वर्ब की फॉर्म्स होती है बस वही टेंस है। इसलिए मैं इतनी देर से पहले जोर लगा रहे थे उस बात पर कि आप वर्ब की फॉर्म्स लर्न करो, क्योंकि आप वर्ब की फॉर्म्स नहीं लर्न करोगे तो आपको टेंसेस नहीं आएंगे। आपको डिफरेंट फॉर्म्स भी चाहिएंगी, नई नई वर्ब्स भी चाहिएंगी, और फिर ये भी सीखना पड़ेगा कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है उस वर्ब की, सेंटेंस की। मैं वर्ड ऑर्डर भी सीख लोगे, है ना, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसका परिचय, महत्व और उपयोग सीख लोगे। मतलब हिंदी अर्थ नहीं बल्कि उपयोग, महत्व और परिचय सीख लोगे, वर्ड ऑर्डर सीख लोगे, सेंटेंस के टाइप सीख लोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लोगे, अपनी वोकेबलरी अच्छी कर लोगे। बहुत कुछ हो जाएगा और होता है, मुश्किल नहीं है। सिस्टमेटिकली अगर हम इस काम को करेंगे, तसल्ली से करेंगे, लगन के साथ करेंगे, हो जाएगा। अब मेन वर्ब से हमें पता चल गया। अब एक बार के लिए देखिए, मैं इस एम को मिटा देता हूँ और आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आप जवाब तो हालांकि नहीं दे पाओगे भी, लेकिन आप अपने मन में सोचिए और मुझे बताइए। मन में सोचिए, मुझे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप सोचिए मन में कि टेंस कौन सा इस वाक्य का। कुछ सेकंड्स के लिए अगर मैं रुक जाता हूँ, आप मन में विचार कीजिए कि कौन सा टेंस है इसका। आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूस है ना, अभी पहले आप बता रहे थे वही है ना। कौन सा कंटिन्यूस? दिमाग में विचार आ रहा होगा, आप में से किसी ने सोचा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। एम लगा दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हाँ, एम लगा दो तब प्रेजेंट कंटिन्यूस है। मैं एम नहीं लगाऊं, वापस अब मैं यहाँ पर वॉज लगा दूं तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना। चलिए एम लगा देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया ना। अगर मैंने यहाँ पर हैव बीन लगा दिया तो अब जिन्हें पता है, जिन्होंने टेंस सीखे उन्हें पता चल गया ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। चलिए यहाँ पर मैं हैड बीन लगा दूं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया।
अब कईयों को लगेगा ये तो हैव बीन और हैड बीन वगैरह आप लगा रहे हो तो पीछे सिंस फॉर और लगाना होता है ना, वो अलग बात है। सिंस फॉर से टेंस नहीं बन रहा है, टेंस तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से ही बन रहा है। ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का टेंस कौन सा है और उसकी वॉइस कौन सी है, इसको डिसाइड करने वाला और कोई नहीं है, केवल यही है। यही डिसाइड करते हैं, ना सब्जेक्ट डिसाइड करता, ना ऑब्जेक्ट डिसाइड करता, ना कोई प्रीपोजिशन डिसाइड करता, ना कोई एडवर्ब डिसाइड करता, कोई नहीं करता। किसी भी सेंटेंस का टेंस और वॉइस डिसाइड करने का काम वर्बल एलिमेंट का है। किसी भी सेंटेंस का जो न्यूक्लियस होता है वो वर्बल एलिमेंट होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ सेंटेंस के आपको, मतलब ये वर्ड्स ही हैं, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं ना एक वर्ड ज़्यादा वर्ड्स, इसकी बजाय उसके लिए ग्रामेटिकल टर्म है एलिमेंट। तो वर्बल एलिमेंट जो होता है वही डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा, उसी से टेंस बनता है, बाकी किसी से बनता नहीं। इसलिए हमें क्या सीखना है कि देखो जैसे ही मैंने हेल्पिंग वर्ब चेंज करी तो टेंस चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप हिंदी मत जानो, लेकिन ये जान लो कि कार्य का होना इससे हमें पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चला आपको, एक काम, एक बात आपको अच्छे समझ में आ गई हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है टेंस को फाइनल करने में। केवल टीचिंग था तब तक कंटिन्यूस था, लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है वो क्लियर नहीं हो रहा था। वोज लगाया तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, एम लगाया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, हैव बीन लगाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, हैड बीन लगाया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। बाकी तो वही था, आई वही था, टीचिंग वही था, यू वही था। चलो आई और यू का तो फर्क ही टेंस में क्या पड़ना है, लेकिन टीचिंग का फर्क पड़ता है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है वो तो इनसे डिसाइड हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब ये जो है वोज एम वोज एम हैव बीन हैड बीन, ये टेंस को डिसाइड करने में मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हालांकि देखिए हेल्पिंग वर्ब ग्रामेटिकल टर्म फॉर्मली नहीं है, इसके लिए वर्ड होता है, आप ग्रामर की बुक्स में भी कई बार देखते हो ऑक्सिलरी, लेकिन ऑक्सिलरी का अर्थ वही होता है मदद करने वाला, इसलिए हेल्पिंग ये आम बोलचाल की भाषा में यही वर्ड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वोज एम हैव बीन हैड बीन, ये होगी हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टेंस को फाइनल करने में। पर ये हेल्पिंग वर्ब का एक परिचय हुआ, ये बात पूरी नहीं हुई, ये हेल्पिंग वर्ब का केवल एक काम है। तो हेल्पिंग वर्ब के और कौन से काम है तो सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब का एक और काम है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते समय ये अपने साथ नोट को जुड़ने देता है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, ध्यान से सुनिएगा, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, देयर आर टोटल 24 ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। और वो जो 24 ऑक्सिलरीज हैं वो सारी की सारी नोट की मित्र हैं, एनओटी नोट की, वो अपने साथ नोट को जुड़ने देती हैं। क्योंकि नोट जब आप लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा। अब हालांकि कई बार आप ऐसे देखोगे वो हेल्पिंग वर्ब से वो दूर है, लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कुछ एक विशेष परिस्थितियां जो होती है स्पोकन इंग्लिश की, जैसे हम कह देते हैं वाई नॉट, उन परिस्थितियों को छोड़कर, और भी बहुत सारी हैं, वाई नॉट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, उनको छोड़कर बाकी परिस्थितियों में, रूटीन परिस्थितियों में, फॉर्मल परिस्थितियों में, आम परिस्थितियों में होता क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तब नोट लगेगा। जैसे कि कुछ टेंसेस है ना, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, मैं हालांकि आगे की एडवांस बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हम अगले वीडियोस में बातें सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के डिक्लेरेटिव पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। किसमें नहीं होती, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के डिक्लेरेटिव पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डिक्लेरेटिव पॉजिटिव में नहीं होती। लेकिन डिक्लेरेटिव नेगेटिव बनाओगे, जैसे ही आप उसको नेगेटिव बनाओगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट सिंपल में डू डज आ जाएगी, पास्ट सिंपल में डिड आ जाएगी, तब नोट लगेगा। इसका मतलब नेगेटिव बनाने में हेल्पिंग वर्ब का रोल है। तो दो काम हुए अब तक। पहला क्या हुआ, टेंस को डिसाइड करने में मेन वर्ब की मदद कर रही है, इसके बिना टेंस डिसाइड नहीं हो रहा। जहां ये होती है, अब जहां पर बिना हेल्पिंग वर्ब की बन रहा है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की डिक्लेरेटिव पॉजिटिव में, वहां तो टेंस डिसाइड हो रहा है बिना मेन वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब की, अकेली मेन वर्ब कर रही है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आती है तब उस जरूरत के कारण आती है जहां पर टेंस को डिसाइड करने वाला काम इसको करना होता है, तभी आती है। दूसरा, तब और दूसरी जरूरत कौन सी जिसको ये पूरा करती है, नेगेटिव बनाते समय नोट लगना है इनके साथ। और अगले दिनों की क्लासेस में मैं आपको ये भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में भी दूंगा। तो हमें ये भी सीखना है कि नोट की शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट की शॉर्ट फॉर्म्स भी हमें सीखनी है, जैसे डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट,
ये हमें सीखनी है, और सारी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो सीखनी है। और हमें ये भी सीखना है कि नोट के साथ शॉर्ट फॉर्म के अलावा ये सब्जेक्ट्स के साथ भी कई बार शॉर्ट फॉर्म्स में आ जाती हैं। जैसे आई एम, तो आपने देखा होगा आई एपोस्ट्रोफी लगा कर एम, तो आम। वी हैव का क्या हो गया, वी हैव, शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। मैं सारी बातें अगले दिनों में धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको इनको समझना है। और ध्यान रखिएगा, टेंसेस को सीखना है ना आपको, तो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स से सीखनी है। टेंस हो गया कि बस, बाकी नहीं सिखाओगे आप कुछ भी, बाकी सिखाऊंगा जो काम की चीज़ें, जरूरी चीज़ें वो सिखाऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है वो सबसे पहले बोल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। अगर आपने सारे टेंसेस की सीख ली, एक्टिव की और पैसिव की भी, तो आपका 70% काम हो गया। उसके अलावा टेंस में हमें क्या सीखना होता है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के अलावा अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सवाल करना हो तो एडवर्बियल सीख लीजिए, ताकि वो संकेत है जिनसे पता चलेगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सही शब्द कौन सा है। वो अलग से मुद्दा है, कितना काम आता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे जो हिंदी मीडियम में जो गड़बड़ होती है ज़्यादातर, या फिर हमारे कुल मिलाकर एक ट्रेडिशन पड़ा हुआ है कि टेंसेस के दौरान ता है, ती है, रहा था, रही थी वगैरह, इस तरह के कुछ पहचान के चिन्ह बताए जाते हैं। ध्यान रखना, धोखे के अलावा कुछ भी नहीं था, आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, अब उन्हें याद मत रखिए, वो कहीं काम नहीं आए। आपको समझ में भी अब तक आ चुका होगा, बच्चे हैं छोटे, हो सकता है उनको अब तक ना आया हो, बाकी जो कॉलेज तक पहुंच गया है, जिसने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दे दिए, उन्हें तो चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं आपको सारी बातें ग्रामर की उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से वास्तव में काम आती है। चलिए, हेल्पिंग वर्ब का एक तीसरा उपयोग इंटरोगेटिव बनाने के लिए। जब आप टेंस डिसाइड करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी टेंस डिसाइड करती है, ये तो भी आपने यहाँ देखा। दूसरा काम क्या हुआ, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नोट जब आप लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ सटकर आए जरूरी नहीं है, कई बार वो उससे थोड़ा सा दूर भी सेंटेंस में बीच में गैप भी हो सकता है, बीच में कुछ कोई और वर्ड भी आ सकता है। मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ कोई और आ सकता है, क्योंकि मैं भी सेंटेंस आपको देना नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी आपके लिए नया हो जाएगा, पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी सेंटेंस के अंदर। इंट्रोगेटिव एम, वॉज, हैव बीन, हैड बीन, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाए, इस आई के पहले आ जाए, तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब आएगी ना अगर सब्जेक्ट से पहले, तो एक वर्ड की है पूरी आ जाएगी, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड्स की है ना, तो केवल फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट से पहले आएगा, बाकी वर्ड सब्जेक्ट के बाद जाएंगे। जैसे हैव आई बीन होगा, ऐसा नहीं होगा कि हैव बीन आई, ऐसा नहीं होगा, हैव आई बीन। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपनी ट्रिक्स बनाई हुई है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर को लेकर ज़्यादातर लोगों ने जो ट्रिक्स बनाई है ना, वो ना समझी में बनाई हुई है। मैथमेटिक्स की तरह ट्रिक्स नहीं बन रही इंग्लिश में, और लैंग्वेज में, ग्रामर में उस तरह की ट्रिक्स बन भी नहीं सकती। या फिर ऐसी बन सकती है, जिस टीचर को पता है कि रूल ये है, वो उसको सारा 360 डिग्री नॉलेज है उस ग्रामर का, फिर वो कुछ आपके लिए कुछ इस तरीके निकाल सकता है जो ग्रामर का रूल नहीं है, पर वो तरीका है जो आपके लिए निकाल सकता है। पर ये बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, बहुत ज़्यादा अनुभव के बाद ही बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने तीसरे नंबर पर आएगा सेंटेंस में, वो होगा, इस तरह को हेल्पिंग वर्ब को लेकर इस तरह की कुछ वाहियात बातें बना रखी है, ध्यान रखिएगा, वो काम की नहीं है। आप तो ये देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब से जब आपको प्रश्न बनाना है, और प्रश्न बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है, चाहे तो वो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब वाला हो चाहे WH वर्ड वाला हो। जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे तो उसका फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट से पहले आएगा। ऐसे ही जब नेगेटिव आप बना रहे हो, नोट लगा रहे हो, तब भी ध्यान रखना, यहाँ मैंने आपको बताया था वोज नोट हो जाएगा, एम नोट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको, जहाँ शॉर्ट फॉर्म्स बनती है, एम नोट की तो बनती नहीं, लेकिन जैसे डू नोट की, डज नोट की, डिड नोट की, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी बताई, वो भी हुआ। पर आप एक ध्यान और रखिए, जब नोट लगाओगे ना, तब भी हैव बीन नोट नहीं होगा, हैव नोट बीन होगा, हैड नोट बीन होगा। मैं हैव हेड पे जोर लगा के बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हैव या हेड आ जाएंगे, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा। शॉर्ट फॉर्म हैडंट बीन, हैवंट बीन, ऐसा होगा। तो इसे आप यूं याद रख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब्स का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में जब यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब्स में एक से अधिक वर्ड्स होते हैं, तो नोट फर्स्ट वर्ड में लगता है। जैसे आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सुनी होंगी, सीखी होंगी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो नोट कहाँ लगेगा, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। शॉर्ट फॉर्म्स भी बन जाएंगी, वोट हैव बीन, वोंट हैव बीन, शांट हैव बीन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स भी बन सकती है। शैल नॉट शांट, विल नॉट वॉन्ट, ऐसे बन सकता है, लेकिन हैव बीन उसके बाद आएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव जब बनेगा तब हेल्पिंग वर्ब का केवल फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट से पहले आएगा, बाकी वर्ड सब्जेक्ट के बाद आएंगे। ये बात होगी हेल्पिंग वर्ब की। हमने सहायक क्रिया वर्ड, ये दोनों वर्ड जो है सहायक क्रिया, ये सीखा या सुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हमने हेल्पिंग वर्ब खुद जो है उसका परिचय सीख लिया, उसका महत्व सीख लिया, उसका उपयोग सीख लिया, 3 उपयोग हुए।
एक तो टेंस को डिसाइड करने में मैन वर्ब की मदद करती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा नोट लेती है अपने साथ ताकि नेगेटिव बन जाए, और तीसरा सब्जेक्ट से पहले आके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देती है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का परिचय। सब्जेक्ट का परिचय हमने पहले लिया था, साथ में इन दो का लिया था, एक पीवी के रूप में हमने वो लिखा था। उस सेंटेंस को मैं भी जाने से पहले, पूरी क्लास का कंप्लीट होने से पहले एक बार वापस लिखकर आपको उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी बताऊंगा। तो इसकी तो सारी चीज़ें हो गई। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, ये एम क्या है और ये ए टीचर क्या है। तो पहले तो जान लीजिए इस बात को कि यहाँ जो मैंने ये एम लिखा है, ये जो एम लिखा है, इन दोनों एम में फर्क है। ये एम मेन वर्ब है। अजीब लग रहा है? बिल्कुल सही है, ये एम मेन वर्ब है। क्यों है ये मेन वर्ब, मैं बताता हूँ। देखिए इज, एम, आर, वोज, वर, ये जो वर्ड्स आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में याद कर रखे हैं, इनकी खासियत ये है कि बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। होती तो मेन वर्ब्स ही हैं या वर्ब्स होती हैं। मेन भी हमने इसलिए बना दिया क्योंकि ये हेल्पिंग बनी तब वो मेन बन गई। बाकी मेन वर्ब नाम से ऐसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है, असल टर्म नहीं होती ग्रामर में। वो तो हम जब इसको सीखते हैं ना उस समय हमने आम बोलचाल में बना रखा है। तो मेन वर्ब ही होती है, वर्ब होती है, मेन वर्ब ही होती है। वो ऑक्सिलरी कब बनती है, तो ध्यान से सुनिएगा। इज, एम, आर, वोज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब तब बनती है जब कोई दूसरी मेन वर्ब इनके साथ आ जाए। जहां पर दूसरी मेन वर्ब आ गई वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। जैसे यहाँ टीच एक दूसरी वर्ब आ गई, जैसे कोई दूसरी मेन वर्ब आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग जाती है। अगर कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेन वर्ब ही है। ये तो किसी दूसरी मेन वर्ब को देखकर अपने मेन वर्ब वाले अधिकार का त्याग करती है और हेल्पिंग वर्ब बनती है, वरना ये बेसिकली मेन वर्ब ही है। इस चीज को यहाँ क्लियर कर लें। अगर एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ना कि आई एम ए टीचर में टेंस कौन सा है, और हमने अगर बात को सही से नहीं समझ रखा है तो कहेंगे यार कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कुछ कंफ्यूजन भी होगा। नहीं सोचेंगे कंटिन्यूस है, आईएनजी तो है ही नहीं। तो ध्यान रखिए, हो सकता है आप ये ना सोचें, लेकिन कोई तो सोच ही सकता है ना आप में से, जो अभी मेरा बात को सुनकर सोचे नहीं मैं तो नहीं सोचूंगा, सर ने ऐसे कैसे बोला। मैं जो जानता है उसके लिए नहीं कह रहा ना, लेकिन मुझे उनका भी ध्यान रखना जो कंफ्यूज हो सकता है। और जो जानता भी है वो भी ये सोच सकता है कि कंटिन्यूस तो नहीं है, लेकिन फिर ये सोचेगा कि नहीं इसमें टेंस नहीं है। टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्यों? क्योंकि ये एम है ना, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म वो है। तो फिर इज और आर क्या है, वो भी फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब जो वोज के साथ आता है वो सेकंड फॉर्म है। अच्छा, तो फिर ये कहाँ से आई है? ये तो हमने देखी नहीं थी, ध्यान नहीं दिया था, देखा तो था आपने। आपने जब कोई मेन वर्ब की लिस्ट देखी थी, जो भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको, इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट देखी होगी, तो वहां पर आपको एक वर्ब मिली होगी बी, जरूर मिली होगी आपको बी। उसकी फिर आपको सेकंड फॉर्म मिली होगी इज, एम, आर। फिर आपको सॉरी फर्स्ट फॉर्म मिली होगी आपको इज, एम, आर। फिर आपको उसकी सेकंड फॉर्म मिली होगी वोज वर। तो आप कह रहे हो सर ये बी फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हो, फिर इनको भी फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हो, क्या इतनी सारी फर्स्ट फॉर्म? हाँ जी, ये चारों ही फर्स्ट फॉर्म है। ये दोनों, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बीइंग, ये थर्ड फॉर्म है। इसके आईएनजी फॉर्म बीइंग, ये इसकी आईएनजी फॉर्म है। इसकी एसईएस फॉर्म, ये जो इज है ना, ये इसकी एसईएस फॉर्म है। कि सर ये तो बहुत ज्यादा इस तरीके से हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सच है, जो कुछ भी है आप आगे चलकर, और मैं अगली क्लासेस में इनको क्लियर करूंगा। ऑक्सिलरी नाम का अलग से टॉपिक लूंगा, वर्ब्स की डिटेल में चलेंगे हम, नाउन प्रोनाउन करते करते जब वर्ब पर आएंगे तब करेंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए करेक्ट है। और ये मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश कहा जाता है किसको? बी को। ये इंग्लिश में द मोस्ट इरेगुलर वर्ब है। जो इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा इरेगुलर यही है, क्योंकि देखिए, और इसीलिए आपको कुछ पजल भी कर सकती है। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये बी और इससे जो बने हुए वर्ड्स हैं, ये मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और किस तरह से करते हैं वो भी देखिए। जब कोई दूसरी मेन वर्ब होती है तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, जब कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं होती है तब ये जो है खुद वही रहती है, और ये मेन वर्ब भी है और मेन वर्ब भी रहती है। अगर मैं यहाँ कह दूं आई वॉज ए टीचर, ये पास सिंपल टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म काम मिलेगा। अब देखिए, इनको मैं मिटाता हूं। ये जो हमारा सेंटेंस है आई एम ए टीचर, इसमें एक चीज बच रही है ना,
ए टीचर, ये क्या है? तो देखिए ए टीचर है ना, वो आई के बारे में क्या कहा गया है वो है। आई सब्जेक्ट क्यों है? ये कोई काम तो नहीं कर रहा ना यहाँ पर, फिर ये सब्जेक्ट क्यों है? मैंने आज की क्लास की शुरुआत में आपको बताया था, ये सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो ये ए टीचर है। आई क्या है? आई ए टीचर, आई एम ए टीचर। आई क्या है? ए टीचर है। अगर मैं कह दूं यहां पर, मैंने आई के बारे में क्या बोला? आई के बारे में बोला कि आई हैप्पी है। तो हैप्पी ए टीचर, ये क्या है फिर? ये ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? नहीं, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई काम हो ही नहीं रहा ना। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके प्रति कोई काम किया जाता है, एक्टिव के हिसाब से, पैसिव के हिसाब से नहीं। पैसिव में तो जिसके प्रति काम किया जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, वो हम अलग से करेंगे, उस बारे में बात बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, ध्यान रखना। और क्लियर है और क्लियर करी जा सकती है, सीखी जा सकती है, क्लियरली सिखाया जा सकता है। मतलब टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए बहुत आसान और बहुत इजीली पॉसिबल चीज़ें हैं। चलिए, तो वो हम कर लेंगे, पर तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है किसी के प्रति, तो ऑब्जेक्ट कैसे है? और फिर क्या है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। आगे चलकर हम करेंगे इन सब पर और बात करेंगे, जितनी हमें जरूरी होगी उतनी करेंगे, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है इसके प्रति, बल्कि ये तो खुद वो वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो किसी सेंटेंस में जिसमें किसी काम का होना न पाया जाए, उसमें सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कहा गया हैप्पी, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में कहा गया ए टीचर, तो कॉम्प्लीमेंट है। हिंदी में नहीं जाना, आप में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और हो सकता है कि कोई आपको बताए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप यूँ मान लीजिए मुझे नहीं पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर हमने इंग्लिश की टीचिंग को केवल ये मान लिया कि इंग्लिश की टीचिंग लर्निंग का मतलब कि ये होता है कि आप इंग्लिश का वर्ड देखिए उसकी हिंदी जान लीजिए, इंग्लिश का वर्ड देख लीजिए उसकी हिंदी जान लीजिए, उससे इंग्लिश नहीं आती, उससे आप कंफ्यूज ही होते रहते हैं। इसलिए जो वर्ड इंग्लिश में आपको सिखाया जा रहा है उसे इंग्लिश में ही सीखो। मैंने बीच बीच में कहीं कर्ता कर्म वगैरह बोला होगा, सहायक क्रिया और ये बोली होंगी, पर मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पर आप ध्यान न दें। आप ये नहीं साहब इसकी हिंदी क्या होती है, उसकी हिंदी क्या होती है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि इंग्लिश हमें अच्छे से कब आ रही है? जब हमें बस उसकी हिंदी आ गई, तो भले ही उसके बाद हमें हिंदी भी समझ में नहीं आए। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स को हम पूछते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, कि कर्ता, कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट। बस, फिर क्या मतलब हुआ? हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। आपने दो भाषाओं में एक शब्द को जान लिया, उससे क्या होगा? एक वर्ड को आपने दो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चार में, पांच में सीख जाओ ना, जब तक आपको महत्व उपयोग नहीं पता है, तब तक परिचय नहीं मालूम है उसका, तब तक क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फायदा तो हुआ नहीं। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, ईवी के हिसाब से, पीवी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आपको सब्जेक्ट बताया। मैंने आपको बताया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये भी मेन वर्ब है, ये भी बताई, जिसमें किसी काम का होना नहीं पाया जा रहा, बल्कि किसी व्यक्ति का की स्थिति, अवस्था के बारे में ही बताया जा रहा है, केवल उसका कॉम्प्लीमेंट है वो बताया। ऑब्जेक्ट बताया, हेल्पिंग वर्ब निश्चित रूप से बताई दी, मेन वर्ब बता दी, सब्जेक्ट बता दी। अब जो मैंने पैसिव वाला सेंटेंस मिटाया था, मैं वापस उसे यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों को भी वापस एक बार लिख दूंगा। और इस बार मैं काम करता हूँ, इस एवी का ही यहाँ पीवी लिखता हूँ नीचे, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये ऐसे कैसे बन रहा है, जबकि मैंने पहले बोला था उस सेंटेंस में भी। और आपको अपनी आदत भी रखनी है कि हमेशा ये नहीं सोचें आप कि एवी होगा तभी पीवी होगा, या पीवी है तो उसका जरूर वहाँ कहीं एवी होना चाहिए, ऊपर नीचे उनको लिखा होना चाहिए। इस आदत को तो आपको छोड़ना है, लेकिन आज मैं आपको परेशान न करूँ ज़्यादा, और ये लिख देता हूँ यू आर, ऊपर वाले का ही पीवी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ताकि आपका ध्यान दूसरी बातों की तरफ न जाए। अब देखिए, आई एम ए टीचर, आई सब्जेक्ट है क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है, ठीक। एम, एम मेन वर्ब ही है। इसे आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे जिसको लिंक वर्ब भी कहते हैं, और वो ठीक बात है, गलत नहीं है, लिंक वर्ब है। ये मेन वर्ब के टाइप्स होते हैं ना, उनमें से एक लिंक वर्ब का टाइप होता है, तो ये लिंक वर्ब है। मतलब ये किसी काम के बारे में नहीं बता रही है, बल्कि ये केवल सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करने का काम कर रही है, और स्थिति या अवस्था बता रही है, एक्शन नहीं बता रही, ठीक है। और ए टीचर, ए टीचर कॉम्प्लीमेंट है।
देखो एक आपने देखा होगा किसी को बधाई देते हैं कुछ ना, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, किसी को हम कुछ उसकी कुछ तारीफ करते हैं, शुभकामना देते हैं, उस तरह का हम कुछ भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं हमारी तरफ से, हम उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, वो आई होता है यहाँ पर ई है उदाहरण। हालांकि जरूरी नहीं है कि अंतर होगा तो ही होगा, हो सकता है अंतर ना हो, जैसे कि सब्जेक्ट होता है, अब सब्जेक्ट में तो अंतर होता ही नहीं, सब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट है, इसकी भी स्पेलिंग वही है, सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं मैथ्स हो कॉमर्स हो वो भी सब्जेक्ट होता है, तो डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, और वो तो आप हिंदी में भी जानते हैं, बाकी भाषाओं में भी जानते हैं कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं और कई जगहों पर एक शब्द काम में आ सकता है, लेकिन होता क्या असल में यही चीज़ें जब इस तरह की विभिन्नता, इस प्रकार की विशेषता हिंदी में होती है तब हमें वो विशेषता लगती है, ये विशेषता है, और यही चीज़ जब इंग्लिश में होती है तो हमें उसकी कमी लगती है। हमारे हमारी खुद की होगी कोई चीज़ तो हमें खूबी लगेगी, किसी और में होगी वो चीज़ तो हमें खामी लगेगी, ये मानव स्वभाव है, थोड़ा सा हमें इस पर भी गौर करना है, इस पर नियंत्रण रखना है, हमें इस तरह से नहीं सोचना है। अब देखिए यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है क्योंकि काम को करने वाला आई है, आई के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका असर यू पर हो रहा है तो यू ऑब्जेक्ट है, टीच से हमें काम का पता चल रहा है टीचिंग से तो ये मेन वर्ब है, और एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि टेंस को डिसाइड करने का फाइनल काम ये हेल्पिंग वर्ब ही कर रही है। ये यहाँ तक एक बार के लिए जो हमने देखा है उसे आप समझ लीजिए कि ये हमने सब्जेक्ट समझ लिया, यहाँ पर फिर हमने सब्जेक्ट समझ लिया, यहाँ पर हमने मेन वर्ब के रूप में इसे समझा है, यहाँ पर ये देखिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पर ये फिर यहाँ पर तो ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि टेंस को डिसाइड करने का काम कर रही है, यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि ये टेंस के बारे में भी काफ़ी कुछ बता रही है क्योंकि मेन वर्ब टेंस के बारे में बताती है लेकिन फाइनल नहीं कर पा रही, फाइनल ये करवा रही है, पर फिर भी ये टेंस के बारे में बता रही है और काम के बारे में बता रही है, दोनों ही काम कर रही है। टेंस के बारे में बताना, टेंस कौन सा है वो बताना कि कंटिन्यूस है, ये इससे पता चल ही रहा ना कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस टोटल 6 हैं, उनमें से कोई सा भी कंटिन्यूस हो सकता है, अब उनमें से कौन सा है वो हेल्पिंग वर्ब कर रही है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, हमें ये भी पता चला। अब हम बात करते हैं नीचे वाले सेंटेंस की। ये जो नीचे जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, ये एक अलग बात आ गई है, ये पैसिव वॉइस का है। ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस की 2 वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस भी होती है और पैसिव वॉइस भी होती है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ, देखो हालांकि बताने को मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये इससे ये कैसे बना, और आप जानते भी हो कैसे बना, आप बहुत सारे लोगों ने पहले से सीखा पढ़ा भी होगा, पर मैं अभी आपको संक्षिप्त में ये बता देता हूँ कि आई जो है ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट पीवी में जब गया, आई से जब पीवी में, एवी से जब पीवी में गया तब आई का मी हो गया। ये रूल है, एवी से पीवी बनाने का रूल है कि एवी का जो सब्जेक्ट होता है वो पीवी में जब जाता है तब वो वहां पर हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट कलर से बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ठीक लगेगा। ये जो है ना ये मी, ये मी यहाँ पर एजेंट हो गया, ये एजेंट है, इसे एजेंट कहते हैं। कई बार आप कुछ ग्रामर बुक्स में इनको सेकंड सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हरगिज नहीं है, ध्यान रखना, ये आपको ऑब्जेक्ट नहीं कहना है इसको। लोग आमतौर पर एवी से पीवी वाला जब सेंटेंस बताते हैं या कुछ कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तब कहते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ, वो एजेंट बना। हाँ, ऑब्जेक्ट जरूर सब्जेक्ट बनता है। अब ये आई का तो मी हुआ, यू का तो यू ही रहा, क्योंकि यू दोनों ही रूपों में, चाहे सब्जेक्ट रूप में आए चाहे ऑब्जेक्ट रूप में आए, ये तो यू का यू ही रहता है। इसी तरह से यू अगर ये सब्जेक्ट होता है उसका एजेंट भी बनाते तो भी वो यू ही रहता, क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एजेंट सभी रूपों में यू ही आता है। चलिए वो एजेंट क्यों है क्या है, पैसिव की और ज़्यादा डिटेल हम पैसिव में करेंगे, लेकिन अभी और जान लीजिए आप, ये जो एम है और इसका ये आर हो गया, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए टेंस चेंज नहीं हो रहा, जब एबी से पीवी बना रहे हैं तब टेंस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपने जब ऑब्जेक्ट को यहाँ लाके इसका सब्जेक्ट बना दिया तो आई के हिसाब से एम आ रहा था, लेकिन यू के हिसाब से तो आर आएगा। हालांकि ये मुद्दा पैसिव का है, पैसिव के टॉपिक में अलग से हमें करना है, पर क्योंकि मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया तो कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आर आ गया, फिर देखिए बीइंग आया है, बीइंग क्यों आया? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आती है। अब पैसिव में तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, ये भी मैं पैसिव की मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपको बताऊंगा तब क्लियर होगी कि पैसिव 8 टेंसेस की बनती है, एक्टिव तो 12 होते हैं लेकिन पैसिव 8 की बनती है, पर 8 में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हमें कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगाना है, तो इसका तरीका क्या है कि आप थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग लगा दीजिए, इसलिए यहाँ पर ये बीइंग आ गया।
टीच की तरफ हम टॉट होती है, सेकंड भी टॉट होती है, थर्ड भी टॉट होती है, तो टॉट तो आपने काम में लिया, पर उसके पहले आपने यहाँ पर बीइंग लगा दिया। फिर ये हेल्पिंग और बाई है, ये बाई जो है वो इसलिए लगा है क्योंकि एजेंट से पहले लगाने का रूल है कि सब उसके पहले आपको बाई लगाना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, लगे हाथ अगले दिनों की जो हमारी वीडियोज होंगी उनमें सब में आएगा, कई बार आप बाई के अलावा दूसरे वर्ड्स भी सीखना, जरूरी नहीं कि ये प्रीपोजिशन है बाई वैसे, लेकिन ये बाई ही आए हमेशा, कोई जरूरी नहीं है। आपको विद और टू, एट, इस तरह के वर्ड्स भी, इन, इस तरह के वर्ड्स भी आपको देखना है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर बाई जो है इसे देखिए केवल। यहाँ पर देखिए मी, ये आई से मी बना है, ठीक है, ये एजेंट है, उससे पहले ये बाई आया हुआ है। कई बार आप ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और ज़्यादा देखेंगे, असल ज़िंदगी में अगर आप पढ़ेंगे ना, मतलब असल ज़िंदगी में आप यूज करेंगे इंग्लिश को, तब आप ये देखेंगे कि एजेंट होता ही नहीं। असल में ग्रामरियन से कहते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट को एजेंट बनाने की मजबूरी लगती है तो आप ए ही रखो ना, फिर पी भी बनाते क्यों? तो आप सोचोगे सर वो तो एग्जाम में बनाना पड़ता है, हम तो इसलिए बनाते हैं। नहीं, बात एग्जाम के लिए नहीं कह रहे ना, ग्रामरियन तो ये कह रहे हैं जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं। चलिए एग्जाम में बनाना पड़ता है इसलिए हम पीवी बनाते हैं, वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पर पीवी बनाए हुए जो पीवी बनकर आया है जिस सेंटेंस का, वहाँ पर एजेंट नहीं है तो हमें ये नहीं मानना है कि पीवी हुआ ही नहीं अब तक। तो भाई एजेंट वो पीछे बाई तो है ही नहीं, बाई और कुछ होता है वो तो है ही नहीं, बाई नहीं है तो कुछ और है, विद है, एट है, फिर क्या करोगे, टू है, फिर क्या करोगे? इसलिए आप ध्यान रखिएगा, पहले तो बाई नहीं हो सकता है, वहाँ पर हो सकता है टू हो, एट हो, विद हो, कोई और वर्ड हो, पहले बात तो ये ध्यान रखो। और हो सकता है वो कोई भी नहीं हो सकता है बात केवल ये टोट तक ही आकर खत्म हो गई हो, ये भी हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो एजेंट है, आप ऐसी परिस्थितियाँ आएगी जब आपको सीखना है कि कई बार तो एजेंट लगाना ही नहीं है, अगर लगाया तो गलत हो जाएगा, नहीं लगाने पर कभी गलत नहीं होता। कारण क्या है कि असल में हम एवी सेंटेंस तब काम में लेते हैं, एवी सेंटेंस, एवी का सेंटेंस तब काम में लेते हैं जब हम डूअर को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। अभी स्टार्टिंग की वीडियो अगर आप वापस देखना रिवाइंड करके तो आपको पता चलेगा, मैंने लिखा था यहाँ पर, काम करने वाले को महत्व देना है तो एवी का सेंटेंस बनाओ, काम जिसके प्रति हो रहा है उसको महत्व देना है तो पीवी का सेंटेंस बनाओ। जब आप एवी का सेंटेंस बनाओगे तो जिसको महत्व देना है वो काम करने वाला है, उसको हमने महत्व दे दिया। पीवी का सेंटेंस बनाया तो आपने महत्व किसको दिया, जिसके प्रति काम हो रहा है। यहाँ पर अगर अभी जो काम हो रहा है, चलिए अभी काम क्या हो रहा है, मैं टीच कर रहा हूँ, आपको टीच किया जा रहा है, टीच करने वाला कौन हुआ, मैं अपने आप को महत्व देकर सेंटेंस बनाता हूँ तो मैंने बनाया आई एम टीचिंग यू। मैं आपको महत्व देकर सेंटेंस बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तो मैंने पैसे को बनाया। दोनों का अर्थ एक ही है, ये भी ध्यान रखना, दोनों का रूप अलग है, अर्थ एक ही है। इंग्लिश में एक टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और यूँ देखा जाए तो सेपरेट टॉपिक नहीं है, वो कई दूसरे टॉपिक्स का मिक्सचर है। उनमें से एक पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या वॉइस का जो टॉपिक है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना, अर्थ को बदले बिना, ट्रांसफॉर्म करना मतलब फॉर्म को चेंज करना, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस यू चेंज द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये करते हैं, द फॉर्म चेंजेस, द मीनिंग रिमेन्स द सेम, अर्थ वही बना रहता है, रूप बदलता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, जिनमें भी आपको मैंने बताया लेटर से स्टार्ट किया, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, फिर सेंटेंस के एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की। देखिए जब हम सेंटेंस के एलिमेंट्स सीख जाते हैं तब हमें सेंटेंस के टाइप्स भी सीखने चाहिए, क्योंकि सेंटेंस के जब हम टाइप्स सीखेंगे, सेंटेंस के जब अपन टाइप सीखेंगे तभी अपन किसी सेंटेंस को सही से बना पाएंगे और उसका अर्थ भी कर पाएंगे। तो वैसे मैं आज आपको केवल नाम बताकर ही इस क्लास को आज के लिए रोकूंगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है और पहली कक्षा है। तो आप ये सुन लीजिए, मेरी बात एक बार समझ लीजिए अच्छे से, कि जो सेंटेंस के हमें टाइप्स करने हैं उसके लिए दो अलग अलग आधार हैं। अभी जब मैं सेंटेंस के टाइप्स बोल रहा हूँ तो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा विचार कि हाँ हाँ इंग्लिश के सेंटेंस के टाइप्स हमने सीखे हैं, तो आप मन ही मन में सोच भी लीजिए कि सेंटेंस के आपने टाइप्स कौन से सुने हुए हैं, कौन से सीखे हुए हैं, तो जरूर आपके दिमाग में अलग अलग नाम आएंगे। सोचा आपने? चलिए, आपने जरूर कुछ टाइप्स सोचे होंगे मेरे बोलते समय, या मैं कुछ सेकंड्स की रुका तब आपने सोचे होंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि दो अलग अलग आधार हैं जिन आधारों पर हम सेंटेंस के टाइप्स बनाते हैं। देखिए जब भी कोई वर्गीकरण करना हो, जब भी कोई वर्गीकरण करना हो तो हमें कोई आधार लेना होता है, एक बेसिस होगा किसी भी क्लासिफिकेशन का। जब हम कैटेगराइज करेंगे तो कोई ना कोई आधार चाहिए। अब कैटेगराइज करने का, क्लासिफाई करने का अगर हम आधार लेते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस की नेचर,
तो उसका जो क्लासिफिकेशन का जो रिजल्ट होगा, जो हमें जो क्लासिफिकेशन मिलेगा वो डिफरेंट होगा। क्या लेंगे? नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। और एक क्लासिफिकेशन हम ले सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज। जब स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन लोगे संरचना के आधार पर, एक हो गया भाव जो उसकी है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, भाव है, ठीक है ना, उसके आधार पर। और दूसरा हमने ले लिया संरचना, स्ट्रक्चर के आधार पर। जैसे ही आपने अलग अलग दो आधार लिए तो एक आधार के कारण से जो क्लासिफिकेशन बनेगा वो अलग होगा, और दूसरे आधार के कारण से जो क्लासिफिकेशन बनेगा वो अलग होगा। क्योंकि आप कभी भी कहीं भी देख लीजिए ना, अगर मान लीजिए किसी कक्षा, किसी समूह में, किसी जगह पर 50 लोग बैठे हैं, औरतें, आदमी सब हैं, बच्चे, बूढ़े सब हैं। अब वहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन का आधार ले लिया एज। जैसे ही आपने एज को लिया तो परिणाम किस तरह से आएगा? आदमी और औरतें, लड़कियां, आदमी, बच्चे, वो सब जो बंटेंगे वो एज वाइज बंटेंगे। उनका क्लासिफिकेशन आपने उम्रवार कर दिया, ठीक है। अब आपने ले लिया लिंग, तो अब क्या होगा? पुरुष और लड़के सब एक तरफ चले जाएंगे, लड़कियां और औरतें सब एक तरफ, क्लासिफिकेशन चेंज हो गया, रिजल्ट अलग आ गया। अब आपने ले लिया साहब उनको उनकी पढ़ाई के हिसाब से, 10वीं तक पढ़े हुए उनको अलग रखो, 11th और उससे ऊपर वालों को अलग रखो, डिफरेंट आ जाएगा क्लासिफिकेशन। अब कुछ औरतें और आदमी शामिल होंगे, कुछ इधर औरतें आदमी शामिल आ जाएंगे। इसी तरह से आपने और क्लासिफिकेशन का तरीका बदल दिया, आपने कर दिया मान लीजिए सब्जेक्ट्स के हिसाब से, कि जो हैं उन्होंने किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। 11th के बाद वालों के आपने सब्जेक्ट्स लिए, तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के हिसाब से फिर एक क्लासिफिकेशन के अंदर एक सब क्लास बन जाएगी। तो क्लासिफिकेशन का आधार बदलने पर क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, आप समझ गए। अब यहाँ पर हमने सेंटेंस के जो क्लासिफिकेशन के जो हमारे दो आधार हैं, उनमें से एक आधार है नेचर वाइज, और दूसरा जैसा कि मैंने बोला था स्ट्रक्चर वाइज। अब नेचर वाइज जो है वो 5 है और स्ट्रक्चर वाइज है वो 3 है। और अब जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में, केवल वो नाम ही बताऊंगा ताकि आप एक बार उन नामों को याद करें। फिर मैं बताऊंगा कि वो उनके एग्जाम्पल्स देकर उनके वही महत्व, उपयोग, परिचय। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्व सीखें, उसका उसका उपयोग सीखें, उसका परिचय सीखें, उसे पहचानना सीखें, उसे काम में लेना सीखें, वो सब हमें देखना है। तो नेचर वाइज में जो पहला होगा डिक्लेरेटिव, दूसरा होगा इंटरोगेटिव, अभी मैं इनके बारे में थोड़ा कुछ परिचय दूंगा आपको। तीसरा होगा इंपेरेटिव, और चौथा एक्सक्लेमेटरी। देखिए वैसे तो ये चार जो है ना, कुछ ग्रामर बुक्स अगर आपने नेटिव राइटर्स, जो नेटिव राइटर्स का मतलब जो इंग्लैंड के हैं या फिर उन देशों के रहने वाले हैं जिनकी, उन लोगों की लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो असल में वो इन चार को ही बताया करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश की जो वेराइटी है उसमें इंडियन इंग्लिश भी अपने आप में एक बहुत ही प्रामाणिक वेराइटी है। इंग्लिश की वेराइटीज अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, कनेडियन इंग्लिश है, कैरेबियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, वैसे इंडियन इंग्लिश है उसमें। और ये ठीक है, मतलब ये से हमने अपने मनगढ़ंत तरीके से बनाया हुआ नहीं है। एक पांचवा प्रकार होता है ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार हैं जो सेंटेंस की नेचर वाइज क्लासिफिकेशन के दौरान हमें मिलते हैं, और हमें इनको समझना है पांचों को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक असर्टिव भी तो होता है, सर ने असर्टिव तो बताया नहीं। तो देखिए जो डिक्लेरेटिव है इसी को असर्टिव कहते हैं, इसका एक और नाम है असर्टिव। मतलब आप चाहे तो डिक्लेरेटिव कह दीजिए और चाहे तो आप असर्टिव कह दीजिए, बात एक ही है। आप इसे असर्टिव भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, ये पर्यायवाची हैं। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि एक अफर्मेटिव भी तो होता है, सर ने वो तो बताया ही नहीं, छोड़ रहे हैं फिर तो सब, बीच बीच में छोड़ नहीं रहा हूँ। अफर्मेटिव को कैसा होता है वो देखिए। ये डिक्लेरेटिव जो है ना, इस डिक्लेरेटिव के 2 रूप हो सकते हैं। एक हो सकता है डिक्लेरेटिव पॉजिटिव, एक हो सकता है डिक्लेरेटिव नेगेटिव। अगर डिक्लेरेटिव पॉजिटिव जो है ना, उसी का एक और नाम, जो डिक्लेरेटिव पॉजिटिव होता है उसी का एक और नाम होता है अफर्मेटिव। तो 2 वर्ड्स काम में नहीं लेकर, डिक्लेरेटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कैसे निशान लगा दिया, बाकी पॉजिटिव लिखेंगे POSITIV पॉजिटिव। तो डिक्लेरेटिव पॉजिटिव नहीं बोल के आप अफर्मेटिव बोल दो, बात एक ही है।
और ध्यान रखना अफर्मेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि उसके खुद के अंदर अर्थ में शामिल है पॉजिटिव होना। डिक्लेरेटिव पॉजिटिव या असर्टिव पॉजिटिव कहोगे ना, क्योंकि डिक्लेरेटिव असर्टिव दोनों पर्यायवाची हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो डिक्लेरेटिव पॉजिटिव या असर्टिव पॉजिटिव को आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो ये जो नाम है, जो 3 यहाँ पर अब आ गए, जबकि पहले तो मैंने एक ही लिखा था डिक्लेरेटिव। आप एक ही याद रख लें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि डिक्लेरेटिव के बारे में बताओ, अफर्मेटिव के बारे में बताओ। फिर मैं आपको एक क्यों सिखा रहा हूँ कि आज की क्लास की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया कि बेसिक्स बता रहा हूँ। आगे चलकर जब मैं आपको ग्रामर के रूल्स सिखाऊंगा उस समय ये टर्म्स आएंगी, और ये टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आई हुई है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि नेगेटिव भी तो टाइप होता है। नेगेटिव तो बताया नहीं सर ने। तो नेगेटिव अपने आप में टाइप नहीं है, नेगेटिव असल में टाइप का टाइप है। इनमें से कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना। पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, मतलब डिक्लेरेटिव पॉजिटिव है, डिक्लेरेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव टाइप नहीं है, टाइप का टाइप है। डिक्लेरेटिव एक टाइप है, पॉजिटिव नेगेटिव उस टाइप का सब टाइप है। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आज मैंने भी आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न भी हो सकता है। ऐसा प्रश्न भी हो सकता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता हो। आमतौर पर उस आम बोलचाल में हम WH कहते हैं ना, वाई, वेन, विच, वेयर वगैरह, उनसे भी बन सकते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर वाइज जब हम इनकी बात करेंगे, नेचर वाइज भी बात करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज भी बात करेंगे, तो फिर हम ये भी देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, कब क्यों आता है, किस तरीके से आता है। वो हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स भी देखनी है, हमें सेंटेंस की संरचना देखनी है। और एक बात, वर्ड ऑर्डर, जो मैंने टर्म पहले काम में ली थी, हमें वर्ड ऑर्डर देखना है, शब्द क्रम देखना है कि कब कौन कहाँ कहाँ किस क्रम में आएंगे, तब एक पर्टिकुलर अर्थ देंगे। तो इंट्रोगेटिव पर बात करेंगे, इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इंपेरेटिव भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फिर हम इन सबको देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिर बात आती है स्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे ये अलग हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 नाम आते हैं, और आप ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, तो ये नहीं सोचना कि ये नाम नहीं होकर कुछ और नाम आ गया, क्या फर्क पड़ता है। और हमने तो 5 देखे थे, उन 5 के नाम ये थे। पहला क्या था, पॉजिटिव, दूसरा क्या इंट्रोगेटिव, फिर क्या था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नहीं बनी बात, नाम ये 5 ही याद करने पड़ेंगे। देखिए, जो टर्म्स प्रामाणिक होती हैं ना, जो वर्ड्स प्रामाणिक होते हैं, उन्हीं को यूज़ करना है, क्योंकि आपको जब वापस कहीं कुछ सीखते समय मिलेंगे तो वही वर्ड्स मिलेंगे। हाँ, जब तक आपका एक टीचर पढ़ाने वाला अपने मन से कुछ वर्ड बना रहा है और आपको पढ़ाते समय उन्हीं वर्ड्स को वापस अपने तरीके से याद कर रहा है, आपको उस दुनिया से बाहर के बारे में पता नहीं है कुछ, तब तक तो आपका काम चलता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई, आप अपनी ग्रामर बुक में भी तो पढ़ सकते हैं ना। आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप दोबारा मेरी वाली चीज़ को चेक कर सकते हैं। या चलिए आप चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना तो चाहेंगे ना, आप बुक्स पढ़ेंगे। मैं खुद बताऊंगा आपको वो बुक्स जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो तरीके हैं जिनसे आप इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, केवल एक टीचर की क्लास से नहीं होता, आपको अपने लेवल पर सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो उस समय भी आपको सारी चीज़ें सही से पता होगी, तो सेल्फ स्टडी में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको जो ऑथेंटिक बुक्स होगी वहाँ पर तो ठीक ठीक सही सही चीज़ें होंगी, वो आएगी तभी वो ऑथेंटिक बुक आपकी हेल्प कर पाएगी, वरना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैं कुछ बता रहा हूँ बुक्स में कुछ और है। चलिए, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जो 3 मैंने बताए थे कि 3 बनेंगे, वो 3 कौन से होंगे, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो 3 नाम आएंगे, और वो 3 इसी तरह से होंगे। ध्यान रखना, में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। सिंपल, अब आप लोगों में से किसी ने सिंपल इधर भी देखा होगा कि हाँ, सब सिंपल तो इधर होता है ना, सिंपल वहां चला गया, और कोई सोचेगा अरे वहां चला गया, यहाँ भी ले लो ना। नहीं करना है ऐसा। ध्यान रखिएगा, जो टर्म है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, ये मानक शब्द होते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। हाँ, अगर एक से ज़्यादा है तो हम दोनों काम में ले सकते हैं, हम दोनों सीख सकते हैं, लेकिन यूँ नहीं कि हम अदल बदल दें, उनके इधर उधर ले जाए, नहीं। दूसरा जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स का इधर कोई संबंध नहीं है। हाँ, हो सकता है एक सेंटेंस आप देखें वो सिंपल हो, स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर वाइज तो वो सिंपल हो, और नेचर के हिसाब से वो इंट्रोगेटिव हो, या नेचर के हिसाब से वो डिक्लेरेटिव हो, या वो नेचर के हिसाब से एक्सक्लेमेटरी हो, और स्ट्रक्चर के हिसाब से वो सिंपल हो सकता है स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई सिंपल कोई सेंटेंस कंपाउंड है, नेचर के हिसाब से वो डिक्लेरेटिव हो सकता है, या नेचर के हिसाब से वो इंपेरेटिव, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं। तीसरा जो टाइप होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बस आज एक बार के लिए आप इन टर्म्स को याद कीजिएगा।